सीरीज में हमने सिंपोजियम लगाए और वो अलग अलग हाँ, सब्जेक्ट लिंक पर भेजी मैंने आपको। हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे जैसे महापुरुषों की जयंती हो या अ, पुण्यतिथि हो, ऐसे अवसर पर या और कुछ घटनाएं हुई है परिवर्तनवादी विचारों की, उसके ऊपर हमने ये सिंपोजियम लगाए हैं। ये बीपीटी के न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमने पूरे देश में इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो आज के इस सिंपोजियम में हमने एक विषय रखा है, आरक्षण एक राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए हमने जो मुख्य वक्ता बुलाए हैं, मेहमानों को बुलाया है, वह है जनाब मोहम्मद लुकमान खान, वाइस चांसलर मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, लिंगायत यूनिवर्सिटी हरियाणा। और दूसरे वक्ता है बीएम पारगी साहब, आईपीएस रिटायर्ड एडीजीपी गुजरात। और माननीय सौरभ कुमार यादव, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट है, वो भी इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। उसके बाद हमारे नांदेड़ के कार्यकर्ता माननीय अक्षय ढोके साहब, वो हेडमास्टर है, ओबीसी के अच्छे कार्यकर्ता है, वो भी इस विषय पर अपने राय देंगे। और प्रमुख उपस्थिति में माननीय मोहन भाई परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, माननीय पंचशील कुमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, ये अपने उपस्थिति जताएंगे। उसके बाद संचालन कर रहे हमारे साथी माननीय मिलिंद भिंगारे जी, राष्ट्रीय महासचिव इंसाफ। और इस पूरे प्रोग्राम का निवेदन और जो टेक्निकल एडवाइस जो कर रहे हैं हमारे साथी माननीय रवि डोनेकर जी, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ। और इसके साथ भी हमारे जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका सभी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आरक्षण एक राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण वंचित बहुजन लोगों को समाज में एक समान अधिकार दिलाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए भारत में आरक्षण का व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के जरिए शिक्षा, रोजगार, नौकरी के क्षेत्र में वंचित वर्ग के लोगों को वरीयता देने का काम किया जाता है। बल्कि आरक्षण यानी गरीबी हटाओ का काम नहीं है। भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत बड़ा है। ये तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इतना टाइम पूरा नहीं होगा, लेकिन उस पर हमारे सभी कार्यकर्ता अच्छी राय रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। तो ये जो आरक्षण है, बहुजन को, पीड़ित लोगों को ये व्यवस्था ने दूर रखा था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, धन संचय का अधिकार नहीं था। तो ये सभी अधिकार एक जगह पे केंद्रित हुए थे। उसके वजह से जो बहुजन समाज को उन्नति प्रगति करने के लिए कुछ चांस ही नहीं था। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें इस देश के बहुजन समाज को पहले ही अनुसूचित जाति जनजाति को इस संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद ओबीसी को मंडल आयोग के माध्यम से 1989 में ये मंडल आयोग का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसकी वजह से 50% से ऊपर नहीं होना, ऐसा कुछ संविधान में नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और 50% के नीचे जो आरक्षण होना चाहिए वो रखने के लिए हमारे देश में ये प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ राज्यों में इससे भी बढ़कर
ज़्यादा रिजर्वेशन हो गए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में 87%। अभी बिहार में सेंसस हो गया, बिहार राज्य ने सेंसेशन किया और उसमें 65% का उन्होंने प्रावधान रखा है। तो ऐसे तरह से राजनीति में और हमारे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय और आर्थिक रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन राजनीति का जो आरक्षण था, बाबा साहब ने खुद उस संविधान में प्रोविजन किया है कि सिर्फ 10 साल तक ये राजकीय लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए और 10 साल के बाद उसकी समीक्षा की जाए, और समीक्षा करने के बाद वो अभी कुछ प्रावधान रखे या उसको खारिज किए जाने के लिए सभी ये संसद को ये इन्होंने अथॉरिटी दी। लेकिन राजकीय लाभ के लिए राजकीय लोगों ने ये जो राजकीय रिजर्वेशन है वो अभी तक पुल ऑन करते करते अभी तक यहाँ तक लाके छोड़ा है, और उसका जो नतीजा है हम सभी अपने देश में देख रहे हैं कि रिजर्वेशन रख के भी, राजकीय रिजर्वेशन रखने के बाद में हमें कुछ उसका बहुजन समाज को कुछ भी फायदा नहीं हो गया। इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि ये रिजर्वेशन को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए या खारिज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा लाया है, और देश में पूरा प्राइवेटाइजेशन का माहौल खड़ा कर दिया है, और उसके वजह से पूरा स्कूल, कॉलेजेस एवं शैक्षणिक संस्थाएं सभी को निजीकरण करके पूरा देश में शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही उसके लिए संविधान में दिए गए अधिकारों को नष्ट करने की भी साजिश चल रही है। इसीलिए हमारे बहुजन समाज के सभी वर्ग के लोगों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन सभी लोगों को एक जगह पर आकर इसके विरोध में हम काम करते रहेंगे, और एकजुट होकर अगर ये संविधान के आरक्षण का हमने और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं यही 2 बातें करके मेरे समाप्त करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर। ये थे हमारे टोके साहब, सभी का वेलकम किया है। इसके बाद माननीय डोनेकर साहब, इनको मैं समझने का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तावना रखेंगे। कम समय में प्रस्तावना रखिए प्लीज, ज़्यादा वक्तागण है। माननीय डोनेकर साहब। जय भीम सभी को। आरक्षण एक राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकार भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले ही कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया है, और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही है। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की खाली सीटों तथा सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र को नौकरी में SC ST के लिए 15 और 7.5% का आरक्षण था। बाद में अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया। 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की गई थी, हालांकि राज्य कानूनों ने इसे 50% से की सीमा को पार कर लिया है और सर्वोच्च न्यायालय के इन मुकदमे चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जाति आधारित आरक्षण भाग 69% है। तमिलनाडु की भी 87% जनसंख्या पर यह लागू होता है। आरक्षण कई प्रकार के होते हैं, जाति आधारित, लिंग आधारित, धर्म आधारित और आदिवासी राज्य आधारित। अन्य मानदंड है, कुछ स्वतंत्र सेनानी है, शारीरिक रूप से है, खेल हस्तियां हैं, विभिन्न संगठनों द्वारा उम्मीदवार प्रायोजित किए जाते हैं। अलग अलग आरक्षण के प्रकार होते हैं। तो मैं ये अपनी बात रख के हुए प्रस्तावना मेरी यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, कम समय में अपनी प्रस्तावना रखी। इसके बाद माननीय अक्षय ढोके साहब,
ओबीसी कार्यकर्ता है, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखिए। माननीय डोके सर। सभी को सादर जय भीम। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य से एक जिला परिषद का मुख्याध्यापक के तौर पर यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। फिलहाल ओबीसी का कार्यकर्ता बन के ओबीसी के तमाम कर्मचारी वर्गों को अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए जागरूक करने का काम आप सभी विचारवंतों के मार्गदर्शन के करने का प्रयास करता हूं। अभी जो ये सब्जेक्ट जो दिया गया है वो सब्जेक्ट बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। आरक्षण ये हमारे भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि आरक्षण की संकल्पना ये बहुत व्यापक होने की वजह से इसको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मूल रूप से हम ये समझ सकते हैं कि आरक्षण क्या है। आरक्षण को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा कि आरक्षण क्या करता है। आरक्षण मूलतः जो संसाधन रहते हैं, किसी भी राष्ट्र के संसाधन रहते हैं, उन संसाधनों को न्यायिक तौर पर उस समाज के, उस राष्ट्र के सभी लोगों के बीच में न्याय तरीके से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस बात का ध्यान रखता है। और जब भी लिमिटेड संसाधन होंगे और लिमिटेड संसाधनों को हमें सभी तबकों में न्यायिक तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से जो पहले से लाभार्थी है, जो संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों से उनके संसाधन छीन रहे हैं, ऐसी उनकी समझ हो जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि हमारे संसाधन जो हमारे थे आज तक वो हमसे छीने जा रहे हैं, और व्यवस्था में जिन्हें आप तक संसाधनों का लाभ नहीं मिला, उनको लगेगा कि हमें संसाधन देने का यही एकमात्र जरिया है। इसलिए जब लिमिटेड संसाधन होते हैं हमारे भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में, तो उस संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यह स्वाभाविक तौर से देखा जा सकता है कि जो आरक्षण के लाभार्थी है और जिनको आरक्षण नहीं है, उनको ये आरक्षण एक दुविधा मालूम पड़ती है। तो बेसिकली आरक्षण को समझने के लिए हमें एक वस्तुनिष्ठ और जिसको बोलते हैं हमें एक निकोप दृष्टि चाहिए इस आरक्षण को समझने के लिए, क्योंकि आरक्षण ये बात ना अच्छी है ना ये बात बुरी है। सिर्फ इसको देखने के नजरिए से इस आरक्षण की सही में व्याख्या हो सकती है। जैसे ही मैंने पहले ही कहा कि जो आरक्षण के लाभार्थी है उनको ये बात सही में लगी जाएगी ये हमारे न्याय के लिए है, और जो आरक्षण से वंचित है उनको लगेगा कि ये हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए हमें इसको समझने के लिए कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को विस्तृत में और व्यापकता से समझना होगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी का समर्थन करता है, और जो आरक्षण के विरोधी लोग होते हैं वो इसी आर्टिकल 14 का इस्तेमाल करके अपनी बात को सामने रखते हैं कि आरक्षण जो है ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, ये समानता की न्याय को मानता नहीं, ऐसी उनकी समझ रहती है। लेकिन जब हम समानता की सही में व्याख्या को समझेंगे कि समानता का क्या मतलब होता है, समानता का मतलब सभी को समान अवसर दिए जाना चाहिए, या जो आज तक प्रस्थापित व्यवस्था में वंचित रहे हुए लोग हैं उन लोगों को अवसरों की समानता देने में जो आज तक उनके ऊपर किया गया अन्याय है, उन अन्यायों की भरपाई करने के लिए अगर उनको कुछ अधिक से अवसर दिए जाए, अधिक से अवसर प्रदान किए जाए, तो उस प्रकार की व्यवस्था को आरक्षण समझा जा सकता है या फिर आरक्षण कहा जा सकता है। इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मूलतः आरक्षण ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉजिटिव रूप है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लेकिन
जो व्यवस्था के कारण पिछड़े हुए जो आज तक के तबके के लोग हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन लोगों को अवसरों की ज्यादा से ज्यादा न्यायिक अवसरों की संधि, आप उनको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए उनको दिया गया हुआ एक साधन है। और इस वजह से हमें आरक्षण को समझना होगा। जब भी हम हमारी फैमिली में भी अगर एक प्रकार का समझो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो फैमिली में हम क्या करते हैं कि हमारा एक छोटा बच्चा है और उनके साथ समझो हम कोई गेम खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। एक बड़ा आदमी या वयस्क व्यक्ति अगर छोटे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है या कोई गेम खेल रहा है, तो वो क्या करेगा कि बेटा तुम क्या करो, तुम क्रिकेट खेलो, तुमको 2 बार आउट होने की संधि मिलेगी या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं 1 बार आउट हो जाऊंगा तो वो भी इक्वल माना जाएगा। या फिर समझो मुझे जो बाउंड्री की लाइन है उसकी सीमा रेखा जो है थोड़ी दूर तक हम आंकते हैं, और बच्चे के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा नजदीक बाउंड्री लाइन करते हैं। यानी उस नजदीकी अंतर को अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको बाउंड्री या 6 मिल जाएगा, और मुझे क्या होगा उससे डबल या ट्रिपल डिस्टेंस रखने के बाद बाउंड्री या 6 मिल जाएगा। ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इस बार जब हमारा ये फैमिली का मैटर है, तब हम इसको इजीली समझ लेते हैं, क्योंकि परिवार की नींव ही त्याग पर आधारित है, एक दूसरे को समझने पर आधारित है। और आरक्षण के बारे में अगर इस चीज को हम हमारे राष्ट्र के तौर पर अगर लेते हैं, और तब जाके पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष की पूरी जनता को अगर हम अपना कुटुंब मानते होंगे और उसको अगर हम हमारा फैमिली मेंबर मानते होंगे, तो अगर किसी बच्चों को, किसी या समाज के समझो एक घटक, विशिष्ट घटक को, जिनको आज तक व्यवस्था के कारण, मिली हुई दुविधाओं के कारण, या उनको जिन अपॉर्चुनिटीज की अभावता के कारण उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो पिछड़े रहे हुए हैं, अगर उनको अगर स्पेशल कुछ मिलता हो, एक पॉजिटिव प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता हो, तो उस बात को समझ लेना चाहिए। और इसी बात की जरूरत है, आरक्षण विरोधी हो या आरक्षण समर्थक हो, उनको सभी को ये बात समझना चाहिए, ये पूरा राष्ट्र जो है, वो पूरा भारतवर्ष का समाज जो है, वो हमारा कुटुंब है। और हमारे कुटुंब के कुछ लोगों को अगर कुछ बातें ज्यादा मिलने से उनकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है, उनका उत्कर्ष हो सकता है, उनकी प्रगति हो सकती है, तो यह बात जायज है और ये सही है। यही भावना हमारे राष्ट्र के सभी समाज के अंदर निर्माण होना ये बहुत ही जरूरी बात हो। हमारे पूरे समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था की रचना की गई है, उस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब लिखी है। और उस किताब को अगर आपने, हम सभी भाइयों ने अगर पढ़ लिया, उस बात को बाबा साहब ने जिस अंदाज से रखा है कि यह जाति व्यवस्था है हमारे भारत देश के या भारत की समाज की सबसे बड़ी मूल समस्या है, और इस जाति व्यवस्था को अगर हम खत्म करने में अगर सक्सेसफुल रहे, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त समाज के तौर पर भारत में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार वाला समाज तैयार हो सकता है। और जब इस प्रकार का प्रोग्रेसिव समाज अगर हमारे भारतवर्ष में तैयार हो गया, तो निश्चित तौर पर ये आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब तक भारत देश में जाति व्यवस्था है, तब तक इस प्रकार की अपलिफ्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माननीय टोके सर ने अभी उनके विचार प्रकट करते हुए कहा था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये 10 साल के लिए लिमिटेड है। आरक्षण के विरोधी जानबूझकर इस बात का बहुत ही ज्यादा प्रचार और प्रसार करते हैं कि जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन है, जो एजुकेशनल है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, वो ही रिजर्वेशन लिमिटेड है या 10 सालों के लिए था। इस प्रकार की बात को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करते रहते, और इस बात का अपप्रचार इतना ज्यादा है कि जो आरक्षण के लाभार्थी है वो भी इस चीज को मानने लगे हैं कि 10 साल तक ही आरक्षण था। अभी मैं ओबीसी का जागृति करने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ, तो बहुत सारे मेरे ओबीसी के भाई बहन ऐसे हैं, उनको भी लगता है कि आरक्षण 10 साल के लिए ही लिमिटेड था।
और दूसरी बात ये कि आरक्षण एससी एसटी को जो मिलता है उसके तुलना में ओबीसी को जो मिलने वाला आरक्षण है उसके बारे में जो भी कम ज्यादा बातें हैं उसके बारे में ओबीसी के समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर अभी तक नहीं हुए हैं। हमारे ओबीसी के लोगों को या फिर एससी एसटी के भाइयों को, इन सभी को जिनको जिनको यह बात समझ में आई है कि आरक्षण ही वही एक साधन है जो हमारे समाज को अभी जो प्रस्तावित व्यवस्था है उस प्रस्तावित व्यवस्था में अपने आप को साबित करने के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। ये बात हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक लोगों को जब तक हम नहीं समझा पाएंगे, तब तक हमको ये जन जागृति का काम करता ही रहना पड़ेगा। क्योंकि एससी और एसटी भाइयों को स्वतंत्रता मिलने के पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी के भाइयों को ये आरक्षण मिलने का जो प्रयास है या फिर संघर्ष है यह बहुत देर तक करना पड़ा है। असल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब ओबीसी को आयोग जो निर्वाचित किया जाना था उस बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं और उस आयोग की निर्मित ना होने के कारण जब वो अपने कायदे मंत्री पद का इस्तीफा देते हैं तो इस बात से ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये ओबीसी प्रवर्ग के जनक है। ओबीसी कौन है, इस बात को जानने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस प्रकार के एक आयोग का निर्माण करने की मांग की थी और ये बात हमारे ओबीसी के बहुतांश लोग, हमारे भाई बहन जानते नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी जानते नहीं है और जो अनपढ़ है उनके बारे में तो क्या ही बोलना। इसलिए एक ओबीसी का कर्मचारी होने के तौर पर मैं ये बात तमाम मेरे ओबीसी भाइयों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये हमारे ओबीसी प्रवर्ग के निर्माता है और हमें इस बात को समझना होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर को किसी एक जाति विशेष में बंदिस्त ना करते हुए उन्हें पूरे राष्ट्र का, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का हमारा नेता समझकर उनके विचारों के ऊपर हमें चलने की कोशिश करनी होगी। उनके विचारों को समझकर, उनके कार्य की प्रगल्भता और व्यापकता को समझकर हमें आगे बढ़ने की बहुत ही जोर शोर से कोशिश करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये बात बतानी होगी कि हमें जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण का किस तरह से उसका प्रवास हुआ है, किस तरह से उसकी जर्नी रही है। 1953 से कालेलकर आयोग के तरफ से जो उसकी स्थापना हुई थी, बाद में उसके रिपोर्ट्स क्या थे, उनकी सिफारिशें क्या थी और उसको किस प्रकार से दबाया गया और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 1956 में जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद उसको किस प्रकार से ओबीसी के आयोग को दबाया गया या फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद ओबीसी की बात को किसी भी राष्ट्रीय नेता ने क्यों नहीं उठाया और ओबीसी को हमेशा के लिए कायम दबाकर रखा गया, इस बात को हमें ओबीसी के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। बाद में जब जाके 1978 में मंडल आयोग का निर्माण हुआ तब क्या हुआ और मंडल आयोग की सिफारिशें 1980 में आने के बाद उसको किस प्रकार दबाया गया, इस बात को भी हमें समझना होगा। बाद में जाके जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए और मंडल आयोग को लागू करने की बात उनके ऊपर आई और मजबूरी में ही ना क्यों ना हो लेकिन उनको मंडल आयोग लागू करना पड़ा और जो भी मंडल आयोग लागू किया वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। मंडल आयोग ने ओबीसी समाज को जो नॉन क्रीमिलियर की एक शर्त रखी है वो भी एक अन्यायकारी शर्त है, इस बात को भी हमें समझना होगा। और साथ ही साथ जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक 50% का रिजर्वेशन का एक लिमिट लगा दिया गया है, उस बात को भी हमें समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह सुप्रीम नहीं है। लोकशाही में भारतीय अभी जो हम इसको कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारी प्रजासत्ताक जो भारत है, प्रजासत्ताक भारत में
भारत की संसद यानी भारत की जनता और भारत के संविधान को सर्वोपरि माना गया है। संविधान की व्याख्या को या फिर कायदे मंडल जो संसद रहता है उनके किए गए कायदों का अध्ययन करने का और उनके ऊपर समीक्षा करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देता है तो अगर वो कायदा भी बन जाता है तो उस कायदा को उसको घटना दुरुस्ती करने का अधिकार हमारे संसद को दिया गया है। और ये 50% की जो लिमिट लगाई गई है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और इसी बात को हमको समझना होगा। और पॉलिटिकल अगर इच्छा शक्ति हो, राजकीय इच्छा शक्ति हो तो यह जरूर हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में पूर्वापार से चली आ रही है, जो सालों से यहाँ पे चली आ रही है, उसको तोड़ने के लिए SC, ST और OBC इन गुटों का, इन छावनियों का निर्माण किया है। हमारे सभी जो आरक्षण के लाभार्थी हैं उन भाइयों को मेरा यही नम्र निवेदन है कि SC, ST और OBC इन छावनियों ने एकत्रित होकर इन सभी लोगों को एकजुट में बनाकर इनको, हमें जो आरक्षण के विरोधी है उनका हमें सामना करना पड़ेगा और इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज में समानता प्रस्थापित करने की कोशिश करनी होगी। धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलने के हैं। फिलहाल मुझे जो आपने वक्त दिया उसके लिए मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू। जय भीम। इसके बाद मैं माननीय VM पारगे साहब, IPS रिटायर्ड ADGP गुजरात, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखिए। माननीय पारगे साहब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बोलने का अवसर देने के लिए आप सभी ऑर्गेनाइजर का मैं आभारी हूँ। मैं शुरुआत कुछ एक शॉर्ट प्रस्तावना से करूंगा। मेरे पूर्व वक्ता ने काफी डिटेल में इस चीज को, इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। हमारे देश में लोकशाही व्यवस्था है। लोकशाही व्यवस्था में एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये एक लोकशाही की डेफिनेशन है। अब हमारे देश में जो जाति व्यवस्था वर्षों से, सदियों से चली आ रही थी, उसकी वजह से हर एक वर्ग को, हर एक जाति को शासन में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो बेसिकली रिजर्वेशन इसलिए लाया गया ताकि हर एक वर्ग को, खास करके दबे कुचले जो वर्ग है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो लोकशाही में डेमोक्रेसी इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी, उसी के चलते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने हमारे संविधान में रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की। एक्चुअली हम लोग पहले से ये आरक्षण शब्द यूज करते हैं, उससे कई गलत मीनिंग हम लोग कन्वे कर देते हैं। एक्चुअली आरक्षण ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर उसको आरक्षण बोलेंगे तो आरक्षण बोलने से एक गलत शब्दार्थ चला जाता है लोगों के मन में, बाकी लोगों के मन में खास करके, कि हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट स्टेट की तरफ से या तो देश की तरफ से हम लोग को मिल रही है। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्चुअली आरक्षण को हमें रिप्रेजेंटेशन के अर्थ में समझना चाहिए। और ये बात हमें, जब भी हम आरक्षण की बात करें तब लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये आरक्षण कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है,
ये आरक्षण बेसिकली मूलतः जो लोकशाही की व्यवस्था है उसमें जो प्रतिनिधित्व की बात है उसी के लिए है। हमारे देश में आरक्षण दो तरह का है। एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कि लिमिट किया गया था 10 साल और फिर उसको रिव्यू करके एक्सटेंड किया जा रहा है, और दूसरा है नौकरी में रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो हम देश में फॉलो करते हैं उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हो रहा है। उसका इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा है। जो हमारे प्रतिनिधि हम एससी और एसटी सीट में चुनकर हम भेज रहे हैं वो अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल पार्टी को, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उसी की उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का काम करते हैं, उसी की जो भी काम होता है वो करते रहते हैं, और अपने समाज और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको हार्डली वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो राजकीय आरक्षण है, उसको हम लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, हमारी पार्टी सिस्टम जो हम लोग डेमोक्रेसी में फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से उसमें काफी दिक्कतें आ रही है। और हमारा जो दूसरा जो आरक्षण है, जो नौकरी में जो आरक्षण है, उसको जगह खाली रख के, प्राइवेटाइजेशन करके और इस तरह की काफी जो दिक्कतें पैदा करके इसमें जो सवालिया निशान खड़ा किया है आरक्षण के, जो एससी एसटी और ओबीसी को मिलना चाहिए उसमें, तो ये हमें इस चीजों के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमारे लोगों को जागरूक कर रहना चाहिए, क्योंकि हर एकदम म्युनिसिपैलिटी से लेकर हाईएस्ट कंट्री लेवल तक हमारा नौकरी में आरक्षण है। लेकिन हर जगह आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज में देखेंगे या तो लोकल बॉडीज में देखेंगे कि हर जगह नौकरी में हमारी बहुत जगह खाली है, गिविंग डिफरेंट एक्सक्यूजेस। तो इसकी वजह से हमारा जो आरक्षण का जो लाभ, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, खास करके दबे कुचले वर्ग, एससी एसटी ओबीसी और अब तो ईडब्ल्यूएस का भी आ गया है, तो उनका जो अधिकार है वो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, फिर भी लोगों को जो डिजर्व करते हैं उनको उनके तक वो लाभ नहीं पहुंचता है। मेरी इतनी बात है शॉर्ट में। इसके बाद के वक्ता भी कुछ पॉइंट्स वगैरह कवर करेंगे, इसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक मेरा ये इस सेमिनार में इतना बोलना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थे हमारे वीएम फारगे साहब, आईपीएस रिटायर्ड एडीजीपी गुजरात। बहुत बड़ी बात रखी सर ने। मैं माननीय बेचर भाई राठौड़, इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात रखिए। माननीय बेचर भाई राठौड़। मैं आज भारत राष्ट्र पब्लिकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो अहम सब्जेक्ट के ऊपर, एक अच्छे विषय के ऊपर आज जो परिसंवाद ऑनलाइन आयोजित किया है, मैंने भी देखा फेसबुक पे अभी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे भी चला जाएगा। मैं इसके लिए सभी साथियों को पहले तो धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ जो आज का सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा है बामसे पिंड साहब के माध्यम से, आरक्षण संवैधानिक और राष्ट्रीय अधिकार, यानी जो हमारे फारगे साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। आरक्षण यानी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका? रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने क्लियर कट बोला है, लिखा है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। क्यों?
सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्यों? आर्य के आगमन के बाद यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। उनको अमानवीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। और आपकी जो सेवा, चाहे टचेबल हो या अनटचेबल हो, उन लोगों की जो ड्यूटी थी, जो फर्ज थी उनकी, वो अपर कास्ट वर्ण व्यवस्था में, जो चतुर्ण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों लोगों की सेवा करना। और अमानवीय जिंदगी जीने पर मजबूर थे। क्यों? अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने बहुत बढ़िया बात कही, रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? क्यों? कब तक होना चाहिए? जब से आप देखो आंदोलन जो चले, जिन महापुरुषों ने इस देश में यहाँ के आदिवासी मूल लोग, जिनको आजाद करने के लिए जो अपनी शहीदी दी, बलिदान दिया, उनका इस देश में मानवीय मूल्यों आधारित जीवन बसर करने का एक मकसद था। उसमें रिप्रेजेंटेशन देगी। उसके लिए पहला आता है एजुकेशन। इसलिए तो महात्मा फुले ने जो पोइट लिखी थी, विद्या बिना मति गेली, मति बिना गति गेली, इन सबका एक ही कारण है कि भाई ये जो विद्या है उसके अभाव से शूद्र समाज एक गर्क में, कुंडी खाई में गिर गए हैं, उसका विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद भारत देश में 1800 की साल के बाद इस देश में बहुजनों को, पर्टिकुलर बहुसंख्यक लोगों को, टचेबल अनटचेबल जो सुधरा है, उनको पढ़ने लिखने की अनुमति मिली, पढ़ लिखने का अधिकार मिला, स्कूल खुली। लेकिन उनका जो मानवीय जीवन जो है, उसके लिए सारे दरवाजे इस देश में मनुस्मृति के कानून की तहत बंद थे। और वो कानून बदलने का जो काम है, वो कानून बदलने का जो काम है, वो रिप्रेजेंटेशन से ही होता है। आपका प्रतिनिधित्व जो है, आपका जो प्रतिनिधित्व जो उधर होगा, जहां भी जिस क्षेत्र में जिसको जो आपको चाहिए, वो बराबर की संख्या में होगा, तभी आप उससे कुछ ले सकते हो। अभी सिर्फ आरक्षण की जो बात चल रही है, आरक्षण इस देश में 3% से ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ कानून का। अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 338, 339, 340, 342, ये देख लो आप। इन सब में अलग अलग एजुकेशन, सर्विस, सब में उन्होंने कर दिया। लेकिन उसका जो अधिकार उनको जो मिलना चाहिए इन समाज को, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर ये ज्यादा मिल जाता, जैसे अभी हमारे ओबीसी के साथी ने, मिस्टर धोके ने एक बात कही, एजुकेशन में आरक्षण के लिए कुछ बात उन्होंने बताई। हालांकि अनुच्छेद 45 में देखो, आपके फंडामेंटल राइट्स है बहुत सारे। जैसे उन्होंने अनुच्छेद 19 की बात कही, स्वतंत्रता की, 14 की बात कही, 14 में ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा है कि भाई समानता का अधिकार करना है। लेकिन संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्ड के लिए स्पेशल प्रावधान क्यों किया, इसके ऊपर आज तक कोई बात नहीं हो रही है। हजारों साल से जिन लोगों को गुलाम बनाया है,
जिन लोगों को सर के ऊपर टट्टी लेकर घूमने की बात थी, लोगों की सफाई करनी, गांव के बाहर रहना, आगे बटकी पीछे झाड़ू, और मानवीय जिंदगी जीने वाले उन लोगों को एक कास्ट के संख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी क्षेत्र में होना चाहिए। तो उसके लिए पहला जो कार्य होता है वो शिक्षा होती है। तो इसलिए शिक्षा में पहला किया, शिक्षा के बाद नौकरी में होती है। तो नौकरी ओनली सरकारी नौकरी नहीं, जितने भी भारत में सर संसाधन है, सरकारी गैर सरकारी, जो पब्लिक के पैसों से चलता है, उन सब में इनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 45 के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को देखो तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल की आयु तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत भी उनको ये करना था। लेकिन आज के जो पंतप्रधान है भारत के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब सर्व शिक्षा अभियान या तो कंपलसरी एजुकेशन की जब बात आई 2010-11 के, तब उन्होंने ही लेटर लिखा था कि भाई गवर्नमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में पैसा नहीं है सरकार के पास। बहुत सारी गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो धोखा किया, अनुच्छेद 45 को लागू करने की बजाय राइट टू एजुकेशन ले आए। राइट टू एजुकेशन अगर 45 को 10 साल की अवधि में लागू करके बंद करना था, अनुच्छेद 45 को, लेकिन उनको लागू ही नहीं किया। बाबा साहब ने बहुत बढ़िया प्लानिंग करके दिया था। अगर ये लागू हो जाता तो 10 साल में, आजादी के 10 साल में बहुजनों की फौज खड़ी हो जाती, SC ST OBC की फौज खड़ी हो जाती, और इस देश में शैक्षणिक क्रांति के साथ और सारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व अपने आप बन जाता। उसके बाद का जो स्टेप था बाबा साहब आम्बेडकर का, एजुकेशन सर्विस के साथ राजनीति में आरक्षण। राजनीति में आरक्षण क्यों? पुना पैक्ट में 73 सीट के आसपास उन्होंने किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पुना पैक्ट करते करते 131, 132 के पास चले गए। आपको इतनी सीटें दिला दी पार्लियामेंट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अभी इन समाज के जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि को क्या करना है कि भाई जो असेंबली है और पार्लियामेंट है, जहां कानून बनाया जाता है, जहां संविधान का इंप्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पावर होते हैं, स्पेशल प्लान प्रोग्राम होते हैं। जैसे आयोजन पंच था तो 5 साल का आयोजन होता था, अभी नीति आयोग बना दिया। ऐसे जो इनकी जो कूटनीति थी मनुवादियों की, उनके सामने इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते समय बहुत सारी बातें बहुत ही दूरंदेशी से हमारे लिए संविधान में अंकित की। अभी संविधान के पहले उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वो जाति में बटे हैं। इसलिए शेड्यूल ट्राइब में भील, चौधरी, गामित, संथाल, जोरवा, गोंड, वारली, कोकणी, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं। ऐसे शेड्यूल कास्ट में चमार, बंगी, बनकर, ऐसे बहुत सारी वैरायटी। अरे भैया, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो मैं देने वाला हूं या तो जो मैं करने वाला हूं। 1932 के पुना करार के बाद सेकंड इंडिया एक्ट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दूरंदेशी से 2 शेड्यूल बनाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और दोनों शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब की 1200 से ज्यादा जाति,
शेड्यूल कास्ट की 1200 से ज्यादा जाति को इकट्ठा कर दिया, यानी कास्ट को क्लास में कन्वर्ट किया और आपकी पहचान दी कि भाई आप शेड्यूल कास्ट हो, आप शेड्यूल ट्राइब हो। सेम वही अनुच्छेद 338, 340, 342 में SC, ST, ओबीसी के लिए स्पेशल उन्होंने क्लोज लगाया है। तो SC, ST को जो संविधान के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व मिलता है, ओबीसी को भी मिलना चाहिए। और उसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने काका कालेलकर पंच बहुत ही जद्दोजहद के बाद बनवाकर उसकी रिपोर्ट लागू करने के लिए आंदोलन किए थे। तो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में आनी चाहिए। उसके साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रतिनिधित्व जो असेंबली और पार्लियामेंट में है, उन लोगों ने संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की अपने समाज के लिए। पारगे साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, तो जिन लोगों को हम हमारे प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, अगर वो लोग उधर काम ही नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आज भारत में 150 के आसपास आपके MP हैं जो जनरल सीट के ऊपर भी संख्या के आधार पर SC, ST के लोग चुन के गए हैं। अगर ये सारे लोग मिल जाते हैं तो रोज एक गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट सकती है। जो काम आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस दूरंदेशी से संविधान बनाकर आपको दिया, उसको हमारे लोग नहीं समझ पाए। नो डाउट जो पारगी साहब ने कहा कि भाई हम पार्टी के वफादार लोग हैं, समाज के नहीं। और अभी जो एम्प्लॉइज जो हैं, जो कर्मचारी है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम पढ़ लिख कर नौकरी मिली है, आरक्षण के माध्यम से नहीं मिली, मैं तो जनरल कोटे में गया था। अरे बाबा, आपके पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? आपके बाप को किसने पढ़ाया? आपके बाप ने आपको क्यों पढ़ाया? ये कभी सोचा है? यानी बहुजन समाज के जो SC, ST, OBC के लोग हैं, उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का आरक्षण दिया, नौकरी का आरक्षण दिया, राजनीति का आरक्षण दिया। लेकिन राजनीति में जाकर समाज के जो हक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट है, अभी जो होने जा रहा है इस देश में, CAA और NRC, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजन नेशनल रजिस्टर, अभी ये जो बन रहा है, और ये शायद पार्लियामेंट में भी ये सत्र में ये लोग गा के बजा के इंप्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्री ने अपील कर दी। बिल तो पास कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी उसका इंप्लीमेंट यूपी से पहली बार उधर से वो लोग लागू करने जा रहे हैं। उधर से आसाम में हो रहा है। अभी आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, आपके नुमाइंदों ने, आपके प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट में और विधानसभा में आपके हक अधिकार के लिए जो बात करनी थी वो नहीं कही, उंगली खड़ी कर दी, सपोर्ट कर दिया। लेकिन जो NRC और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो था, उसके लिए और CAA के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद करीबन 10 लोग से ज्यादा लोग, हाई कास्ट हिंदू भी उसमें थे, जब उसके ऊपर तलवार लटकी तो उसको पूर्वी उत्तरी भारत में ठंडे बक्से में डाल दिया। और अभी जो बात चल रही है, बॉर्डर पे ये करो, बॉर्डर पे कुछ तार बांध दो, कुछ कंपाउंड वॉल कर दो, कुछ ये कर दो, लेकिन जो बॉर्डर पे जो लोग हैं, तो बॉर्डर में हमारे ट्राइबल और SC के लोग ज्यादा हैं।
मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड शांति नहीं है, आज भी शांति नहीं है, और सरकार मुस्ताक है अपने चुनावी और धार्मिक कार्यक्रमों में। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो धर्मांधता में डालकर राम के नाम पर आज जो एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, जो एटमॉस्फेयर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दोबारा मंडल कमंडल यानी मंडल आयोग और कमंडल यात्रा भाजपा की, ये दोनों का दोबारा समन्वय होकर इस देश में बड़े पैमाने पर वैचारिक क्रांति होने जा रही थी। इस वैचारिक क्रांति में राम मंदिर, ज्ञानव्यापी मस्जिद और राम सेतु और उसके साथ साथ वाराणसी, इन सब का इश्यू खड़ा करके ओबीसी के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ओबीसी के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन का मिलना चाहिए। 27% आरक्षण नहीं, अगर वो 54% है तो 54% ही मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन संविधान से सर्वोपरि नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा इतने परसेंट ही लागू होगा, इतना ही देना है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का जज शूद्र कम्युनिटी में से अगर बहुजन से कोई होता है तो उनके विरुद्ध में इम्पीचमेंट बिल आता है, महाभियोग आता है। जैसे कलकत्ता के हमारे एक जज के ऊपर, हाई कोर्ट के जज के ऊपर महाअभियोग लाकर उसको सस्पेंड किया, उसको निकाला, बहुत बड़ी साजिश हो। आप संविधान की फेवर में, समाज की फेवर में अगर कुछ कहते हैं तो आपका अधिकार नहीं है, आपको खत्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है इनकी। अभी ओबीसी के लोगों को तो मालूम ही नहीं है तो उनके अधिकार, उनके समाज, क्योंकि लीडरलेस कम्युनिटी हमने बना दी। जितनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अवेयरनेस है, नो डाउट डिवाइडेड, ज्यादा संख्या में डिवाइड हो गए। बहुत सारे संगठन है, लाखों की संख्या में। ओबीसी में भी ऐसी परिस्थिति है, जाति वाइज अलग अलग संगठन है, नाई का अलग, प्रजापति का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, बंजारे का अलग, ऐसा चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर आंबेडकर ने 1935 सेकंड इंडिया एक्ट के दौरान 2 शेड्यूल बना दिए थे, लेकिन ओबीसी की लीडरशिप उनके साथ ज्यादा नहीं रहने के कारण बहुत सारी बातें रह गई। लेकिन संविधान में लिख दिया, संविधान में उन्होंने इनके लिए स्पेशल आयोग बनाना और इंप्लीमेंट करना, और उसके लिए 56 में काका कालेकर पंच जो ठंडे बक्से में डाला, तब भी बाबा साहब काफी नाराज थे। 52 के बाद उन्होंने काफी एजिटेशन किया, और काका कालेकर पंच ने जो बात कही कि भाई ये ओबीसी के लोगों को, उनकी हालत बहुत ही बदतर से बदतर है, बहुत दयनीय है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये रिपोर्ट लागू करते हैं तो भारत में जातिवाद फैलेगा, और जातिवाद फैलेगा, भारत के टुकड़े हो गए, नुकसान होगा। इसलिए मनु भगवान ने उसको सपने में आकर कहा इसको लागू मत करो, और वो ठंडे बक्से में डाल दिया। लेकिन इससे भी आगे जो सच्चर कमीशन है, सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट माइनॉरिटी में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए लोग जो धर्म परिवर्तन करके गए हैं, उनके दयनीय हालत सुधारने के लिए सच्चर कमीशन ने कुछ
अलग से प्रावधान करने का सिफारिश किया, तो सच्चर कमीशन को भी उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया। अभी जो आरक्षण जो बात है वो राष्ट्रीय एकता के लिए इंपॉर्टेंट है, सामाजिक एकता के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देश में बसने वाले सभी बच्चे, सभी लोग दो आंखों से एक सरीखा दिखना चाहिए और उस दूरंदेशी को, उस दृष्टि को संविधान के चश्मे से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मनुवादी लोगों को यह बताने की कोशिश की और आप लोगों को संविधान का चश्मा पहनाया कि कम से कम आप लोग संविधान में झांक कर देखेंगे, आपके अधिकार देखेंगे और आप लोग ऑर्गेनाइज होंगे। ऑर्गेनाइज होकर आप लोग एजिटेशन करेंगे। मैंने जो पार्लियामेंट में जो बिल पास कर, जो संविधान इंप्लीमेंट करवाया है, उसके तहत राजनीति में जो लोग गए हैं वो लोग उस पार्लियामेंट में, उस असेंबली में हमारे लोगों के लिए कुछ स्पेशल कानून बनवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे आज भी वो वाक्य, वो किस्सा याद है जब वेंकटरामन जो राष्ट्रपति थे तब 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरक्षण और धर्म के आधारित जो आंदोलन की बात चल रही थी उस टाइम, तो उन्होंने वेंकटरामन का टाइम मांगा कि भाई हमें आपसे मिलना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का। राष्ट्रपति ने टाइम नहीं दिया। इन लोगों ने बामसेप के संपर्क में आते हम लोगों ने उस टाइम जो प्लानिंग किया और सिंपोजियम लगाए कि भाई 10 लाख से 15 लाख का मतदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो 105 लोग कितने करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास उनका टाइम नहीं है। तब जाके बामसेप ने जो सिंपोजियम लगाए और लगाने के बाद जो अवेयरनेस आई और लोग ऑर्गेनाइज हुए, तब जाके एक षड्यंत्र बना और 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे लोगों को 5 स्टार होटल में एक डिनर पार्टी दी और उधर समाधान हो गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उस टाइम जो हमने प्लान की थी कि भाई राष्ट्रपति के विरोध में इंपीचमेंट बिल आना चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट के मिस्टर पीजी दिनाकरन के लिए जो बामसेप ने हम लोगों ने जो किया था 2005-6 में, 2007-8 में, तब इंपीचमेंट बिल की बात जो थी, लेकिन जब हमने वो बात छेड़ी और कई आगे चली, अगर ये बन जाती तो इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आती। 105 लोगों ने 5 स्टार होटल में खाना खा के समाधान कर लिया, इंपीचमेंट बिल बाजू पे हट गया, सम्मान का, आत्मसम्मान की बात खो गई, उनकी कुर्सी उनको प्यारी लगी, उनका आत्मसम्मान, समाज का आत्मसम्मान उनको प्यारा नहीं लगा। और ऐसे ही संविधान के साथ हो रहा है। इनको संविधान और आपके अधिकार के लिए कुछ लेना देना नहीं है। उनकी रोजी रोटी, उनके सम्मान, खुद की जो बात है वो चलनी चाहिए, आपकी नहीं, समाज की नहीं। लेकिन उससे लिए जो धोखा जो हुआ है, और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने पार्लियामेंट में जो कही थी बात, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं अंत में अभी जा रहा हूं, तो भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरल एरिया चाहिए। तो भाई अलग अलग क्षेत्रों में जहां संख्या है, उस संख्या के आधार पर उनका आरक्षण होना चाहिए। अगर ये होता है तो भारत की पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुसंख्यक के लोग ज्यादा होंगे। ओबीसी के 52% लोग होंगे, शेड्यूल कास्ट के 15% लोग होंगे, शेड्यूल ट्राइब के 10% लोग होंगे। ये सब मिलते हैं तो बहुजनों की पार्लियामेंट, बहुजनों की असेंबली हो सकती है। लेकिन जो गांधी जी ने क्विट इंडिया
मूवमेंट छिड़ी और चर्चिल के साथ जो पार्लियामेंट में जो बहस हुई और गांधी जी ने बोला भाई भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब चर्चिल ने बहुत बढ़िया कहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट गो। इस देश में जो पहले आए हैं वो पहले जाए, हम बाद में सोचेंगे। यानी पहले आर्य आए थे और आर्य लोगों ने आपको गुलाम बनाया, तब जाके आपको आरक्षण की जरूरत पड़ी। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज लोगों ने आपको एजुकेशन की सिस्टम दी, नौकरी दी, नौकरी के साथ साथ आपको राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए भी रास्ते खोल के दिए, तब जाके आपका विकास हुआ है। और ये विकास, ये आरक्षण अगर सही रूप से संविधान के तहत लागू होता है तो राष्ट्र की एकता टिकती है, राष्ट्र की अखंडता बनी रहती है और राष्ट्र विश्व के सर्वोच्च शिखर पे जा सकता है। लेकिन आज इस देश में चंद लोगों के पास इस देश की सत्ता, इस देश का व्यापार उद्योग, इस देश के जो ब्यूरोक्रेट है उसकी बागडोर, क्योंकि आज हजारों IAS IPS में आपके बहुत कम है, करोड़ों एम्प्लॉइज में आपके एम्प्लॉइज बहुत कम है। और अभी धीरे धीरे जो हमारे BPT के चेयरमैन ने कहा था कि भाई खानगीकरण जो हो रहा है तो धीरे धीरे आपके जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, नौकरी के अधिकार, और अभी हो सकता है एजुकेशन के अधिकार भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। और उसके साथ साथ गुरुकुल सिस्टम को लाकर आप शिक्षण से वंचित होंगे। नई शिक्षण प्रणाली जो आ रही है वो आपको बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और नौकरी मिलने की दूर रही बात, अभी अभी गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है कि भाई जो 12वीं कक्षा पास होगा वो पहले क्लर्क की नौकरी में जा सकता था, लेकिन नया अमेंडमेंट कर दिया, मिनिमम ग्रेजुएट होगा उसको ही क्लर्क की नौकरी में वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश अभी हमारे साथ हो रही है और इसीलिए इस देश के क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्वता के आधारित मानवीय मूल्य जो है उसके ऊपर आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का जो स्टेप है और उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। और यही संविधान है और वही राष्ट्रीय है। राष्ट्र में SC, ST, OBC एंड कन्वर्टर माइनॉरिटी जो सच्चर कमीशन है या क्रिश्चियन में है या सिख में है, इन सब के लिए जो प्रावधान है वो बखूबी उसको अमल करना चाहिए, लागू होना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इस देश में हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं, हमारी भीख नहीं, हमारा अधिकार है। जिन लोगों ने इस देश में बाहर से आकर विदेशी आर्यों ने जो आक्रमण करके हमारे ऊपर हावी हो गए हैं और सब जगह पे राजकारण, सत्ता, जमीन जागीर, व्यापार उद्योग, सबके ऊपर उन्होंने अपना शिकंजा कसा हुआ है और अपने कंट्रोल में कर रखा है, गुलाम बनाया है। तो इस गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए आरक्षण का रहना जरूरी है और आरक्षण के साथ संविधान का रहना जरूरी है, संसदीय प्रणाली का रहना जरूरी है। इसलिए 2024 और 2025 बहुजनों के लिए भी बहुत क्रिटिकल समय है ये साल, दोनों साल। और ये दोनों साल में अगर बहुजन समाज जागृत नहीं हुआ, संगठित नहीं हुआ और इन सारी चीजों को नहीं समझा और धर्म के एजेंडे के ऊपर चला गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके आने वाली पीढ़ी और लंबे अरसे तक गुलाम बनी रहेगी, ये अभी दिख रहा है। तो मेरी आप सभी देशवासियों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को आह्वान है, अनुरोध है कि आओ हम सब उन फुले आम्बेडकरी विचारधारा को समझकर हमारे सर के ऊपर जो ऋण है, जो हमारे सर के ऊपर समाज का जो जवाबदेही है, जिस समाज का हमारा काम जो है हमने नहीं किया है,
तो हम पूरी निष्ठा वफादारी के साथ इस देश में संविधान संसदीय प्रणाली बनी रहे, बहुजनों के हक अधिकार उनको मिलते रहे, उसके ऊपर हम एक बनकर नेक बनकर आने वाले समय में बामसेफ इंसाफ और बीपीटी के माध्यम से जो भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें शामिल होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलावा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हम हमारा संवैधानिक कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का प्रयत्न करें। मैं यही अभ्यर्थना के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों को जिन्होंने मुझे अच्छा मौका दिया, मुझे सुना, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। ये थे हमारे विचरभाई राठौड़, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। साथियों, भारत राष्ट्र पब्लिकेशन ट्रस्ट इंडिया अर्थात बामसेफ इंसाफ द्वारा संगोष्ठी का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में माननीय वीएम पारगी साहब, आईपीएस रिटायर्ड एडीजीपी गुजरात, माननीय डोके साहब ओबीसी संगठन के कार्यकर्ता, माननीय डोके साहब, माननीय डोनेकर साहब, इन्होंने भाग लिया और आज के विषय को न्याय देने का काम किया। उसके साथ ही माननीय परमार साहब, मोहन भाई परमार साहब इंसाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माननीय करमनकर साहब, इन लोगों ने इसमें उपस्थिति दर्शाई। वैसे चेतन शेंडे जी जो बामसेफ के नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये कार्यक्रम को ऑपरेटिंग कर रहे, तो इसमें सभी सहयोगियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी ये बात कि माननीय जनाब मिर्जा लुकमान साहब वाइस चांसलर, वो आके कुछ तो प्रॉब्लम आया, वो इन्वॉल्व हुए थे। वैसा ही माननीय सौरभ कुमार यादव जी इन्हों आए थे, मगर उनकी कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए वो चले गए, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का इस अध्यक्ष माननीय राठौड़ साहब के सहमति से इस प्रोग्राम खत्म हुआ। सभी का मैं धन्यवाद करके यही कार्यक्रम खत्म हुआ। जय सभी को जय।